लगभग मैं 450 किलोमीटर का सफ़र करूंगा इस ट्रेन के अंदर और इसी के अंदर मुझे सोना पड़ेगा। सब कुछ जो है लगभग आगे के 15 घंटे जो है मैं इसी ट्रेन में बिताने वाला हूँ। यहाँ पर ना एक्सरे रेडिएशन लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि आप एक देश की बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, मतलब कि एक सिटी के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर। उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर। ये देखो सामने आर्मी का चेक पोस्ट है और अभी मैं क्रॉस करके आ गया हूँ चेक पोस्ट। और यहाँ सामने इन्होंने फोटोज लगा रखी है भाई, जो लोग ड्रग्स के साथ या जो लोग गन्स के साथ पकड़े गए हैं ना, उन सब की देखो कितनी सारी फोटोज यहाँ पर लगी हुई है। श्रीलंका मैं बेसिकली ट्रैवल करने नहीं जा रहा हूँ। श्रीलंका मैं सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़े दिन रेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा पासपोर्ट भी भर गया है। सही बताऊँ, मेरे पासपोर्ट के अंदर सिर्फ इकलौता एक पेज खाली बचा है। वो देखो भाई सामने जो गेट है, वहाँ से बाहर निकलते ही अपनी श्रीलंका में एंट्री हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइज, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। म्यांमार की एक सबसे सुंदर लोकेशन इनले लेक, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देख ली थी, वो मेरी म्यांमार की आखिरी वीडियो थी। आज की जो वीडियो है वो एक जर्नी की होने वाली है। मैं जा रहा हूँ भाई श्रीलंका। क्यों जा रहा हूँ वो आपको मैं वहाँ पहुँच कर बताऊँगा, लेकिन अभी मैं हूँ मेरे एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर। यांगो जो इनकी सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ से मैं फ़्लाई करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से मुझे एक दो बसेस चेंज करके, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं बस लूँगा, ट्रेन लूँगा, क्या लूँगा। जैसा भी होगा आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं बाइक पे भी ट्रैवल करूंगा, मैं बस के अंदर भी ट्रैवल करूंगा, मैं ट्रेन के अंदर भी ट्रैवल करूंगा, मैं फ़्लाइट के अंदर भी ट्रैवल करूंगा। बहुत सारे अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेकर मैं फाइनली श्रीलंका कोलंबो में पहुंचूंगा। और जो मेरी फ़्लाइट है वो कल नहीं परसों है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं मेरी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए। लेकिन भाई म्यांमार के अंदर आर्मी का इतना ज़्यादा कंट्रोल है, आपको पता ही है। जहाँ पर भी आप जाओगे, हर सिटी में एंट्री और एग्ज़िट लेने से पहले आर्मी आपको थोरोली चेक करती है भाई। टोटली आपकी बस को खोल कर सामान क्या रखा हुआ है सब कुछ चेक होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। अगर आपकी 6 घंटे की जर्नी है तो वो लगभग 12-13 घंटे की जर्नी हो जाती है, सिर्फ इसी चेक पोस्ट की वजह से। ये जो आप देख रहे हो ये है बस कंपनी, और सामने भाई मैंने मेरा बैग रख लिया है, आप देख सकते हो वहाँ पर। और यहाँ पर अभी बस आएगी, तो इन्होंने मुझे बोला है कि बस की कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ से इस रोड से बसें जो है गुजरती रहती है, कोई भी बस आएगी तो हम आपको बता देंगे। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाई ताजी काफ़ी दूर है। सही बताऊं, ताजी से मैं ट्रेन लेकर यांगो पहुंचूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे से ऊपर मुझे लग जाएंगे यांगो पहुंचने में पक्का। अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो शायद थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकता हूं, क्योंकि ट्रेन में जो है कोई बैरिकेड नहीं आता है, कोई भी जो है आर्मी वाला रोकता नहीं है मुझे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा ट्रेन रुकती नहीं है। लेकिन अगर आप बस में जाते हो तो आपको हर जगह जो है आर्मी वाले रोकते हैं, हर जगह जो है चेकिंग होती है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत बारी चेक पोस्ट मैंने आपको दिखा भी रखे हैं आर्मी वालों के। मेरी बस कंपनी के बिल्कुल पास में यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई थी, ये आंटी स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। तो ये भाई ये इतनी सी स्ट्रॉबेरी है जो लगभग मुझे 2000 की मिली। आप ये मान लो कि 40 रुपये की जो है, 40 भी नहीं, लगभग 35 रुपये की मुझे ये 200 ग्राम 250 ग्राम जो है स्ट्रॉबेरी मिल गई है, जो कि भाई बिल्कुल नेचुरल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जितनी भी खेती होती है इनले एरिया के अंदर, ये सारी की सारी केमिकल फ्री है, 100% नेचुरल है। कोई भी टाइप का 0 केमिकल यूज़ किया जाता है यहाँ पर। दोपहर के बज चुके हैं 2 और फाइनली जो है भाई हमारी बस आ चुकी है। इस कंपनी पे मैंने काफ़ी देर वेट किया। यहाँ से भाई मैं जाऊँगा अभी, और रात को 9 बजे जो है मैं पहुँचूँगा ताजी, जहाँ पर मुझे जाना है, जहाँ से मुझे ट्रेन लेनी है। बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, सारी जर्नी आपको मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। तो जल्दी से बस में बैठते हैं और निकलते हैं। इतना लंबा जाम लगा रहता है हमेशा यहाँ पर। कोई भी सिटी में आप एंट्री करो, कोई भी सिटी से एग्ज़िट लो, देख सकते हो पीछे तक। अब पिछले 2 घंटे से हम इस जाम में खड़े हैं और अभी पता नहीं कितनी देर और खड़ा रहना पड़ेगा।
हमारी डेस्टिनेशन पे हम सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 घंटों में पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन भाई ये आर्मी के चेक पोस्ट की वजह से म्यांमार में इतनी दिक्कतें आती है ना ट्रैवल करने में। हर गाड़ी आप देख सकते हो, जितनी भी गाड़ियाँ मेरे आगे है सब गाड़ी को थोरोली चेक किया जाएगा और फिर जो है जाकर हम निकल पाएंगे इस जाम से। ये देखो भाई, यहाँ पर ना एक्सरे रेडिएशन लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि आप एक देश की बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, मतलब कि एक सिटी के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर। उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर। ये देखो सामने आर्मी का चेक पोस्ट है और अभी मैं क्रॉस करके आ गया हूँ चेक पोस्ट। और यहाँ सामने इन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी है भाई, जो लोग ड्रग्स के साथ या जो लोग गन्स के साथ पकड़े गए हैं ना, उन सब की। देखो कितनी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई है। जो सिक्योरिटी लेवल यहाँ पर है ना, आपने ज़िंदगी में ऐसा सिक्योरिटी लेवल कहीं नहीं देखा होगा। सारी की सारी गाड़ियाँ जो है एक्सरे स्कैन हो रही है। देख लो यहाँ पर गन वगैरह की फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, अगले दिन की सुबह हो गई है। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने पुलिस का जो आर्मी का बैरिकेड क्रॉस किया था। काफ़ी देर मैंने वेट की थी वहाँ पर बस में। उसके बाद जो है अंधेरा हो गया था, आपने देख ही लिया था। और मैं पहुँच गया था ताजी शहर के अंदर और अभी भी मैं उसी शहर के अंदर खड़ा हूँ। और कल रात को जो है मैं रुक गया था एक होटल के अंदर। सारी क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी। और रात को मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, उसका मेन कारण ये था कि भाई एक तो अंधेरा हो गया था, दूसरी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। क्या हुई कि भाई जब मैं वहाँ से चला था इनले लेक से, तो मेरे पास थोड़े बहुत ही पैसे कैश बचे हुए थे। और आपको पता है मैं डॉलर लेके आया था और डॉलर मेरे पास जो है वो आखिरी डॉलर बचे हुए थे और वो ख़त्म हो गए थे मेरे पास। और मैंने आखिरी जितने भी पैसे थे मेरे पास सारे के सारे जो है मैंने पे कर दिए थे मेरी बस की टिकट के लिए। और उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। जब मैं होटल में पहुंचा, मेरा बस का ड्राइवर बहुत अच्छा था, मैंने उसको बोल दिया था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं बचे हैं, मैं एटीएम से निकलवाऊंगा और फिर जो है होटल को मैं पेमेंट करूंगा। तो उसने मेरे को एक अच्छे से होटल के अंदर छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत से ऐसे होटल है जो फ़ॉरनर को एक्सेप्ट नहीं करते। आप मेरी वीडियो से देख रहे हो तो आप समझ ही गए होंगे। तो फिर भाई उस बस ड्राइवर को पता था कि कौन सा जो होटल है वो फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करता है। तो उसने डायरेक्टली जो है मेरे को होटल के सामने मेरे छोड़ दिया था। मेरे को वो होटल वाले अंकल से बात भी करवा दी थी। और होटल का जो रूम है वो मुझे 15,000 का मिल गया था। 15,000 किड्स का, जो कि लोकल करेंसी है, MM के भी बोल देते हैं जिसे। और 15,000 बनते हैं लगभग $3.5। तो लगभग ये मान लो मेरे को 300 350 रुपये में वो होटल मिल गया था। और अंकल बहुत अच्छे थे। और मैंने अंकल को बोला, अंकल अगर कोई एटीएम है तो मुझे बता दो, मैं एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए चला जाता हूँ। तो अंकल ने बोला कि एटीएम है तो सही यहाँ पर, लेकिन अभी टाउन में लाइट नहीं है तो एटीएम चल रहा नहीं होगा। फिर भी मैं चला गया एटीएम में, देख कर आया, लेकिन लाइट नहीं थी तो एटीएम चल नहीं रहा था। आपको पता है भाई म्यांमार के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिन में 4 घंटे और रात को 4 घंटे लाइट आती है सिर्फ। और फिर मैं वापस होटल में आया, मैंने कुछ भी नहीं खाया था भाई, सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया था। मैंने आपको बताया था उस भाई ने मुझे परांठे और आलू की सब्ज़ी के साथ मेरे को बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करवाया था। फिर अंकल कहते मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, तुम खाना खा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि आप सोच के देखो, एक होटल के अंदर आप एंट्री ले रहे हो और उसके अंदर जो बंदा जो है वो आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ तक कि मैंने उसके होटल की भी पेमेंट नहीं की है। भाई कोई भी और कंट्री में आप जाते हो, लोग आपको होटल के रूम के अंदर आपका सामान नहीं रखने देते हैं जब तक आप पेमेंट पूरी ना करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार भाई, मैं आज तक जितनी भी कंट्री में गया हूँ, म्यांमार के लोग मुझे जो है सबसे अच्छे लगे हैं सच में। आप नेपाल के लोगों को कंपेयर कर सकते हो, नेपाल के लोग भी ऐसे मदद करते हैं। और इंडिया में भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपकी इस तरह मदद कर देंगे। तो सुबह 5 बजे उठकर ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है भाई रेड कलर का, ये इनका ट्रेन स्टेशन। तो मैं यहाँ पर आ गया। सामने आप जो देख रहे हो, यहाँ पर मैंने अभी सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। सुबह के लगभग जो है 8:15 हो चुके हैं अभी। तो अभी भाई सब कुछ प्रॉब्लम जो है सोल्व हो गई है। अभी अपने को ट्रेन मिल गई है, टिकट भी मैंने ख़रीद ली है। टिकट जो मुझे मिली है वो 20,000 की मिली है। तो आप ये मान लो लगभग 4 $4.5 के आसपास। तो कोई महंगी नहीं है भाई। और यहाँ से 320 माइल्स है। अब 320 माइल्स को आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको लगभग ये मान लो 450-500 किलोमीटर के आसपास जो है
जर्नी है जो कि मेरे हिसाब से 18 या 20 घंटे लेगी। और अभी 8 बजे हैं, तो ये मान लो कि कल जो है मैं सुबह 4-5 बजे के आसपास पहुंचूंगा। ये मेरा आइडिया है भाई। यहाँ पर कोई भी जो चीज़ें हैं वो टाइम से नहीं चलती है। और ये भाई मुझे मिल गए थे, इन भाई ने मेरी काफ़ी मदद की है। तो चलिए आपको मैं अंदर से जो है स्टेशन दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, आर्मी के लोग भी आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हो गन के साथ, बड़ी बड़ी गन रखते हैं भाई, नॉर्मली घूमते रहते हैं टाउन के अंदर आर्मी के लोग। फाइनली भाई अपनी ट्रेन आ गई है, देख सकते हो सामने बिल्कुल छोटी सी ट्रेन है। अंदर बैठते हैं भाई। सीट मेरे को बड़ी ज़बरदस्त लगती है भाई इस ट्रेन की। देख लो आप भाई, लगभग मैं 450 किलोमीटर का सफ़र करूंगा इस ट्रेन के अंदर, और इसी के अंदर मुझे सोना पड़ेगा। सब कुछ जो है लगभग आगे के 15 घंटे जो है मैं इसी ट्रेन में बिताने वाला हूँ। मज़ा आएगा भाई। ट्रेन में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है म्यांमार के अंदर भाई। सही बताऊं, आप यांगो से ट्रेन नहीं ले सकते हो, आप यहाँ से ट्रेन लेकर यांगो जा सकते हो। ये भाई मेरी बड़ी मदद कर रहा है। मैं इनको बोल रहा हूँ कि मत उठाओ मेरा बैग, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं भाई। A3 मेरी ट्रेन को चले हुए लगभग भाई 3 घंटे हो गए हैं। और एक चीज़ जो मेरे को पसंद आई है ना म्यांमार ट्रेन की, वो ये है कि भाई आपको सब चीज़ें मिल जाएगी ट्रेन के अंदर। आपको फ्रूट चाहिए, आपको स्नैक्स चाहिए, और आपको चिकन चाहिए, वेजिटेरियन चाहिए, आपको लंच चाहिए, मतलब कि सब चीज़ें भाई, यहाँ तक कि बियर ड्रिंक्स वगैरह कोई भी चीज़ आपको चाहिए, सब चीज़ें जो है आपको ट्रेन के अंदर मिलेगी। लेडीज आती है अपना सामान उठाकर और सब सामान बेच रही होती है। ये चीज़ भाई बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। और सामने देखो इतना सुंदर सा पगोड़ा आया हुआ है। और ट्रेन जो है ना बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। और सही बताऊं भाई, म्यांमार में अगर आप आते हो ना तो ट्रैवल ट्रेन से ही करना, बस से मत करना। क्योंकि बस से एक तो जो है मिलिट्री आपको हर जगह रोकेगी, और दूसरी बात ये है कि आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लैंडस्केप जो है, कंट्री साइड जो है कंट्री की, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी बस के अंदर। सिर्फ और सिर्फ रोड और कुछ व्हीकल देखने को मिलेंगे। अभी भाई देख सकते हो आप, सबसे चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम एंट्री ले चुके हैं घोस्ट टाउन के अंदर। भाई सड़कें देखो कितनी चौड़ी चौड़ी है, और कोई नहीं दिखता आपको सड़कों पे। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ना इस सिटी के अंदर, मैंने आपको पूरी डिटेल में इस सिटी की वीडियो बनाई है। ये कैपिटल है म्यांमार की, नेपिडो। और भाई क्या चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। आपने इतनी चौड़ी सड़कें कोई भी सिटी के अंदर ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, जितनी चौड़ी सड़कें इस सिटी के अंदर है। 8-8 लेन की, 16-16 लेन की सड़कें हैं इस सिटी के अंदर। मैंने पूरी डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है नेपिडो पे, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा ये सिटी एक्सप्लोर करने में। फाइनली भाई मैं यांगो पहुंच गया हूं। रात के बज चुके हैं 12:30, और इस ट्रेन में मैं आज सुबह 9 बजे बैठा था। तो लगभग जो है मेरे को 15.5 घंटे या 16 घंटे हो गए इस ट्रेन में बैठे, और फाइनली मैं पहुंच गया यांगो। ट्रेन स्टेशन जो है कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो आप। ये ट्रेन थी, इसके अंदर मैं बैठ के आया हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। अगले दिन की सुबह हो गई है। अगला दिन तो क्या, उसी दिन की सुबह हो गई है। दोपहर के बज चुके हैं 12:30, और मैं मेरे हॉस्टल से निकल गया हूँ। सेम हॉस्टल में रुका था, हुड हॉस्टल के अंदर। भाई मुझे लगता है कि सिर्फ 2 या 3 ही हॉस्टल है यांगो सिटी के अंदर। हुड मेरे को ठीक लगा,
और लगभग जो ये चार्ज करते हैं आपको 850 रुपये अगर आप कार्ड से पे करोगे तो, और अगर आप नॉर्मली वैसे पे करोगे तो आपके $7-1 लग जाते हैं। तो चलिए भाई अभी निकलते हैं आपा एक इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना करते हैं, एनर्जी फिर से लेकर आते हैं और फिर आपा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। मेरी फ़्लाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया है आज शाम को 7 बजे है, तो यहाँ से मैं बस लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। यहाँ से लोकल बस सिर्फ़ और सिर्फ 500 यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसमें जाती है, तो 500 ये मान लो आप 10 से 11 रुपए के अंदर आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे, जो कि 12 माइल्स दूर है। 12 माइल्स मतलब ये मान लो आप 1 किलोमीटर के आसपास है। 20 किलोमीटर की बस सिर्फ और सिर्फ आपको 10-11 रुपए में मिल जाती है, और अगर आप टैक्सी करवाओगे तो लगभग 1000 रुपये आपके लग जाते हैं। तो इसीलिए भाई, और लोकल बस का जो सिस्टम है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यांगो के अंदर मैंने काफ़ी बार यहाँ पर लोकल बसें ली है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो भाई, इस तरह का स्पेशल जो है बस स्टेशन बना हुआ है सूले एयरपोर्ट। जो सामने आप देख रहे हो उस पगोड़ा का नाम है सूले। आपको कहीं की भी बस लेनी है, लोकल बस पूरे यांगो में जाने के लिए, सूले पगोड़े से आपको सब जगह की बस मिल जाएगी। देख सकते हो 24 आवर चलती है और हर 5 से 10 मिनट में आपको बस यहाँ पर मिल जाएगी। भाई सही बताऊँ, यांगो सिटी बहुत ही एक अच्छी सिटी के अंदर आती है, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है गंदगी वगैरह आपको मिलेगी, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन, रोड वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया है। मतलब कहीं पे भी आपको टूटी फूटी रोड पूरी सिटी के अंदर नहीं दिखेगी। मतलब मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था म्यांमार में आने से पहले यहाँ पर कि ऐसी जगह जो है मुझे देखने को मिलेगी। मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह कुछ डेवलपमेंट दिखेगी। लेकिन सही बताऊँ भाई, बहुत अच्छी सिस्टम है। लोकल ट्रांसपोर्ट आपको डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली भाई एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। ये जो आप टर्मिनल देख रहे हो ये है इनका डोमेस्टिक टर्मिनल, और इस साइड जो देख रहे हो ये है इंटरनेशनल। तो चलते हैं भाई एयरपोर्ट के अंदर। टाइम तो अभी सिर्फ 3 बजे हैं, 4 घंटे बाकी है मेरी फ़्लाइट में। 7 बजे जो है फ़्लाइट उड़ेगी, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। वैसे भी 2.5-3 घंटे तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको पहले आना ही पड़ता है। अंदर से भाई एयरपोर्ट जो है कुछ ऐसा दिखता है, बढ़िया साफ़ सुथरा, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट बना हुआ है। और आपको मैं मेरी फ़्लाइट दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो थाई एयरवेज, जो बैंकॉक जाएगी पहले और फिर जाएगी श्रीलंका। भाई दोनों बोर्डिंग पास मिल गए हैं, यहाँ से बैंकॉक का, बैंकॉक से मिल गया है कोलंबो का भी। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा उस लेडी ने, उसने ये पूछा कि आपके पास वीज़ा है श्रीलंका का, ETA पास है? तो मैंने दिखा दिया ETA पास था मेरे पास। लेकिन आज के दिन इंडियंस को ETA पास भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है भाई। पर लेकिन आपको पता है भाई इंडियन पासपोर्ट है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए जो है मैंने पहले से ले लिया था वीज़ा। तो चलो भाई, सामने है इमिग्रेशन, देख सकते हो आप। इमिग्रेशन पे आपको बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। चलते हैं इमिग्रेशन क्लियर करते हैं भाई। एक्साइटमेंट थोड़ी बहुत है, सही बताऊँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन श्रीलंका मैं बेसिकली ट्रैवल करने नहीं जा रहा हूँ। श्रीलंका मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है थोड़े दिन रेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा पासपोर्ट भी भर गया है। सही बताऊँ, मेरे पासपोर्ट के अंदर सिर्फ इकलौता 1 पेज खाली बचा है, और 1 पेज भर दूंगा मैं वो भी। लेकिन उसके लिए मेरे को एक कंट्री और विज़िट करनी पड़ेगी। अगर श्रीलंका में मेरे को उस कंट्री का वीज़ा मिल गया तो मैं उस कंट्री में ट्रैवल करूँगा, अगर नहीं मिला तो मैं सिर्फ इंडिया चला जाऊँगा श्रीलंका से। सिक्योरिटी चेक भी हो गई, इमिग्रेशन क्लियर भी होगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब कि उस लेडी ने मेरे से बात तक नहीं की, मेरा पासपोर्ट देखा, स्टैंप मारी, कहते जाओ। सिर्फ मेरी फ़ोटो खींची थी, कुछ भी नहीं भाई। मज़ा आ गया भाई, सही बताऊँ तो। लोग अच्छे हैं भाई, सही बताऊँ, बेफालतू के सवाल यहाँ पर नहीं करते हैं, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। मेरे को सही बताऊँ भाई, इंडियन एयरपोर्ट पे ही है ना ज़्यादातर दिक्कत करते हैं लोग, पता नहीं क्यों यार। सही बताऊँ, पता नहीं क्यों ऐसा उनको लगता है कि हम पता नहीं सुपीरियर है। मैं अहमदाबाद से मैंने फ़्लाई किया था ना, जब मैं वियतनाम गया था इस ट्रिप पे, जब मैंने ये ट्रिप शुरू की थी यार, इतनी बहस की थी ना उस लेडी ने मेरे साथ। मतलब बंदे का मूड ख़राब हो जाता है। एक कस्टमर को कस्टमर की तरह ट्रीट करते ही नहीं है भाई। हम तुम्हारी एयरलाइन में फ़्लाई कर रहे हैं, मेरे पास रिटर्न टिकट है, मेरे पास वीज़ा है, सब डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास होटल बुकिंग है, फिर भी बेफालतू के सवाल करना।
और बल्कि ज़रूरत भी नहीं है भाई। अगर यही चीज़ मैं ना, अगर कोई गोरा बंदा हो वहाँ काउंटर पे इंडिया के अंदर भी ना, तो वो बंदे उससे इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। भाई तुम खुद की कंट्री के सिटीजन से रिस्पेक्ट से बात क्यों नहीं कर सकते? बैंकॉक में भाइयों तीसरी बार आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 1 घंटे का लेओवर है। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। जल्दी से मुझे दूसरी फ़्लाइट कैच करनी है। और इस एयरपोर्ट के अंदर, बैंकॉक वाले जो बड़े वाला एयरपोर्ट है इनका, स्वर्ण भूमि, इसके अंदर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार मैं पहले जब बैंकॉक आया था, जब डॉन मुएंग के अंदर आया था। सामने देखो, आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन लगी हुई है। मेरी जो एयरलाइन है वो थाई है, लेकिन जो मेरी फ़्लाइट नंबर है वो TG307 है। तो मैं ढूंढता हूँ भाई, 9:25 की मेरी फ़्लाइट है, तो कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? ये देखो, नहीं 347 तो है यहाँ पर, लेकिन 307 नहीं है। फाइनली भाई मेरी फ़्लाइट मिल गई है। सामने देख सकते हो 9:55 कोलंबो TG307 C5। तो चलते हैं भाई अपने गेट पे। थाई एयरलाइन बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है हमेशा, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहता है, मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। बढ़िया खाना पीना देते हैं। 1 घंटे की फ़्लाइट में भी आपको खाना मिलता है। देख लो, अब दोबारा मेरी जो कोलंबो की फ़्लाइट है उसमें शायद मेरे को 2.5-3 घंटे लग जाएंगे, तो उसमें भी मेरे को फिर से खाना मिलेगा। कई बार तो ऐसा हो जाता है भाई, मेरे को कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वेजिटेरियन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। मतलब यार कमाल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करूँ वेजिटेरियन बनकर, लेकिन वेजिटेरियन बंदे की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई इस वर्ल्ड में। सभी लोग निकल चुके हैं। फ़्लाइट उड़ जानी थी 9:55 पे, लेकिन 10:13 हो चुकी है। अभी तक जो है बोर्डिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो भाई मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, अभी लेट भी हो सकती है फ़्लाइट। मैं काफ़ी तारीफ़ कर रहा था थाई एयरवेज़ की, लेकिन अभी लेट हो गई है। कोलंबो के अंदर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्वेश्चन वगैरह ये पूछते हैं। होटल बुकिंग वगैरह, रिटर्न फ़्लाइट यहाँ पर मेरे से मांगते हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जल्दी से निकलते हैं। रात के जो है 12:30 बज चुके हैं। देख सकते हो भाई, आ गया हूँ ड्यूटी फ्री के अंदर, तो इसका मतलब एंट्री हो गई है अपनी। चलते हैं भाई, बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से। कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सही बताऊं, एक सिंगल क्वेश्चन इमिग्रेशन ऑफिसर ने नहीं पूछा मेरे साथ। हाँ ना कुछ नहीं बोला। मैंने वो भाई को ऐसे बोला था, मैं भाई स्टैंप वहाँ पे मार देना जहाँ पे पहले पेज यूज़ हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक ही पेज खाली है पूरा। उसके ऊपर मेरे को एक स्टिकर वीज़ा लगवाना है एक देश का, यहीं से लगवाऊंगा मैं, श्रीलंका से। तो वो कहता कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई कुछ पूछा ही नहीं मेरे से, ना तो ये पूछा कि आपका ETA दिखाओ, कुछ नहीं। पता नहीं क्या सिस्टम है श्रीलंका, मतलब भाई, मतलब उस बंदे ने कुछ बात ही नहीं की, जाओ। मतलब कि 30 सेकंड भी नहीं लगे मुझे इमिग्रेशन ऑफिस पे। ऐसा चलता रहे ना भाई इंडियन पासपोर्ट पे, तो मज़ा ही अलग है। ऐसे ट्रैवल करने का ना जो मज़ा है ना भाई, आप मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, क्योंकि हर टाइम आपको हरासमेंट से सामना करना पड़ता है, लेकिन जब ऐसे कोई ट्रैवल करने का मौका मिलता है ना आपको, तो मज़ा आता है। क्योंकि भाई कोई टेंशन नहीं रहती, कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई कुछ आपको रिटर्न फ़्लाइट नहीं चाहिए। ठीक है भाई, एक बंदा यहाँ पे आ रहा है, वो होटल बुकिंग भी करा लेगा, रिटर्न भी फ़्लाइट भी करा लेगा। तुम क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर एक बार एंट्री उस बंदे ने ले ली तो। चलिए भाई, अपना जो बैग मिलेगा वो बेल्ट नंबर 3 पे मिलेगा। देख सकते हो सामने बैंकॉक लिखा हुआ है। देखो सामने आपको दिख जाएगा काउंटर नंबर 1 से 4। तो चलते हैं, अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं भाई बाहर। देखो भाई, अगर आपको सिम कार्ड वगैरह लेनी है ना, तो काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर, आप सिम कार्ड ले सकते हो। एयरटेल भी मिल जाएगी आपको, और एक जो सबसे सस्ती लगी मैंने वो ले ली। और सामने पीछे साइड आपको ATM मिल जाएंगे। यहाँ कोई भी ATM नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल कोने में लगा रखे हैं इन्होंने, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला था ATM, तो मेरे को याद था यहाँ मिलेगा। और यहाँ अगर आप टैक्सी चाहिए या फिर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो इंडियन करेंसी भी ये कर देते हैं एक्सचेंज। वो देखो भाई, सामने जो गेट है वहाँ से बाहर निकलते ही अपनी श्रीलंका में एंट्री हो जाएगी। और भाई इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, मतलब कि सांस नहीं आता है 5 मिनट तक तो आपको। चलते हैं, देखते हैं भाई इस बार ह्यूमिडिटी मिलती है अपने को या नहीं।
ओ भाई सच में यार बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड रहा है। श्रीलंका हमेशा ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मिलता आपको, जब मर्जी आ जाओ आप श्रीलंका के अंदर। तो चलिए भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कब चला था मैं, 3 दिन हो गए यांगो से भाई। बस का भी सफ़र किया मैंने, ट्रेन का भी सफ़र किया, 2 प्लेन भी किया, 2 प्लेन में भी सफ़र किया, एक बाइक पे भी सफ़र किया। तो भाई बहुत लंबी जर्नी थी सही बताऊं। अगर ये मेरी जर्नी पसंद आई है तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।